8 नवंबर 2016 की वो रात। जब भी हम किसी आर्थिक नीति या फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? वही लंबी मीटिंग्स और सरकारी फाइलें। बिल्कुल, सरकारी फाइलें और बहुत ही स्लो स्पीड से लागू होने वाले नियम, सब कुछ बहुत ही ठंडा और प्रिडिक्टेबल सा लगता है। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने तो जैसे अचानक एक झटके में पूरे देश की आर्थिक धड़कन को ही रोक सा दिया था। हाँ, वो रात कोई भूल नहीं सकता। सही में टीवी स्क्रीन पर एक अचानक से घोषणा हुई और रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट, जो उस वक्त मार्केट में चल रहे टोटल कैश का लगभग 86% हिस्सा थे, वो अचानक लीगल टेंडर यानी कानूनी रूप से मान्य नहीं रहे। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी मुद्दे के हर एक पहलू को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा पल था जिसने देश के हर एक नागरिक को, मतलब हर छोटे बड़े बिजनेस को किसी न किसी तरह से झकझोर दिया था। और आज हम सिर्फ उस रात की न्यूज़ हेडलाइंस तक ही नहीं रुकने वाले। हाँ, हमें उसके आगे देखना है। सही कहा। हम समझेंगे कि इस बड़े फैसले के पीछे की जो मशीनरी थी, वो काम कैसे कर रही थी। जब किसी इकोनॉमी की नसों से अचानक इतना कैश खींच लिया जाता है, तो ग्राउंड लेवल पर उसका क्या असर होता है, खास करके हमारे उस बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर जो चलता ही पूरा कैश पर है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो इस चर्चा को एक दिशा देने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का 8 नवंबर 2016 वाला वो ऐतिहासिक मास्टर सर्कुलर, जिसने इस पूरी पॉलिसी के रूल सेट किए थे। हाँ, जिसमें सारी डिटेल्स थी कि क्या करना है और कैसे करना है। वही। और दूसरा सोर्स है डॉक्टर वीवीएस रामकृष्णा का लिखा हुआ एक बहुत ही इन डेप्थ एकेडमिक रिसर्च पेपर, डिमोनेटाइजेशन एंड जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया। ओह, ये पेपर बहुत ही जबरदस्त है ना? ये पेपर सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, बल्कि हार्ड डेटा के जरिए बताता है कि इस कदम के एक्चुअल आर्थिक परिणाम क्या रहे। तो हमारा आज का मिशन बस ये समझना है कि जब अचानक कैश सूख जाता है, तो असली जिंदगी में जो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, वो आखिर काम कैसे करता है। तो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है, वो हमें इस पूरी प्रोसेस के क्या और कैसे वाले हिस्से की जानकारी देता है। और दूसरी तरफ ये जो एकेडमिक पेपर है, वो समझाता है कि अलग-अलग सेक्टर्स पर इसका क्यों और कितना असर पड़ा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले उन शुरुआती दिनों की अफरा तफरी पर आते हैं। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को एक एनालॉजी दूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हुई किसी गाड़ी के चारों टायर आपको चलते चलते बदलने हों। बाप रे, चलते चलते। हाँ, शर्त यही थी कि गाड़ी को रोकना नहीं है, बस किसी तरह टायर बदल देने हैं। आरबीआई के सर्कुलर को पढ़ें तो पता चलता है कि 9 नवंबर को बैंक्स में कोई नॉर्मल कामकाज नहीं होना था। वो सिर्फ इस नई सिस्टम की तैयारी के लिए खुले थे। सारे एटीएम्स और कैश रिसाइकल मशीन्स 9 और 10 नवंबर के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, ताकि उन्हें नए सिरे से रिकैलिब्रेट किया जा सके। वही रिकैलिब्रेशन। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती थी, ये रिकैलिब्रेशन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़ी था कि बस एक बटन दबाया और सिस्टम रिबूट हो गया। फिर 2 दिन तक एटीएम्स बंद रखने की क्या नौबत आ गई? काश ये इतना आसान होता। देखिए, कई लोगों को लगता था कि एटीएम तो बस पैसे निकालने वाली एक मशीन है, उसमें कोई भी नोट डालो वो बाहर फेंक देगी। लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो अंदर का मैकेनिज्म अलग होता है। बिल्कुल। हर एटीएम के अंदर अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, जिन्हें कसेट कहा जाता है। और ये जो कसेट्स थे, ये पुराने 500 और 1000 के नोट के साइज और वेट के हिसाब से सेट किए गए थे। ओह, और नए नोट का साइज अलग था? सही पकड़ा, नए नोट का साइज और वजन दोनों अलग थे। तो पूरे देश में लगभग 2 लाख से ज्यादा एटीएम्स थे उस वक्त। हर एक एटीएम को फिजिकली खोलकर उनके कैसेट्स निकालकर नए नोट के हिसाब से उन्हें बदलना था। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी, जिसके लिए हजारों इंजीनियर्स को दिन रात ग्राउंड पर भागना पड़ा। वाह, ये तो मशीन्स की बात हो गई, पर जो आम लोगों के लिए रूल्स बनाए गए थे, वो भी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। सर्कुलर के हिसाब से शुरू में एक इंसान सिर्फ 4000 रुपए तक के पुराने नोट ही बदल सकता था। हाँ, और उसकी भी 15 दिन बाद फिर से समीक्षा होनी थी। वही तो। और बैंक काउंटर से एक दिन में मैक्सिमम 10,000 और एक हफ्ते में टोटल 20,000 रुपए निकालने की लिमिट थी। एटीएम से तो शुरुआती दिनों में बस 2,000 रुपए रोज ही निकल रहे थे। हालांकि सिस्टम को कंप्लीटली ठप होने से बचाने के लिए कुछ इमरजेंसी छूट जरूर दी गई थी। जैसे फॉरेन टूरिस्ट 5,000 रुपए तक की करेंसी ले सकते थे, और हाँ, हॉस्पिटल्स, रेलवे या फ्लाइट टिकट्स के लिए 72 घंटे तक पुराने नोट चलाने की परमिशन थी। सही बात है। तो इन सारे रूल्स को देखकर इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सामने आता है, जिसे वो लिक्विडिटी शॉक कहते हैं। हाँ, तरलता संकट। टेक्निकली देखें तो ये सच में एक मैसिव लिक्विडिटी शॉक था।
अगर हम दुनिया भर के नंबर्स देखें तो डेवलप कंट्रीज में टोटल ट्रांजैक्शंस का 50% से भी कम हिस्सा कैश में होता है। ग्लोबल एवरेज करीब 85% है। अच्छा। लेकिन इस रिसर्च पेपर के अनुसार उस टाइम भारत में लगभग 95% ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से कैश पर डिपेंड थे। वेट 95%? ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे तो लगता था कि 2016 तक तो डेबिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स काफी यूज होने लगे थे। हाँ वही, सिटीज में तो लोग कार्ड यूज करते थे, फिर ये नंबर इतना हाई कैसे? देखिए, मॉल्स और बड़े शहरों को देखकर ये लगना नेचुरल है, लेकिन इंडिया की रियल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो गांव और छोटे कस्बों में फैला है। वहाँ हर जगह कार्ड स्वाइप करने की मशीन्स या इंटरनेट बैंकिंग उतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। ये पॉइंट है। तो सोचिए, जब किसी इकोनॉमी का 95% हिस्सा कैश पर चल रहा हो और आप अचानक से मार्केट से 86% कैश बाहर खींच लें, तो वो कोई छोटी बात नहीं होती। वो एक ऐसा बड़ा झटका बन जाता है जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सभी गियर्स को एक साथ जैम कर देता है। क्योंकि हाथ में पैसा ही नहीं है। बिल्कुल, पैसा नहीं तो खर्च नहीं, और खर्च नहीं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। समझ गया। तो अब इस शॉक के ग्राउंड लेवल असर की बात करते हैं। पेपर क्लियर टर्म्स में बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि को इस दौरान बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें, एग्रीकल्चर पर तो वैसे भी इनकम टैक्स नहीं लगता। हाँ, ज्यादा टैक्स नहीं होता वहाँ। और मोस्टली किसान ब्लैक मनी के रडार पर आते भी नहीं हैं। तो फिर एक ऐसी पॉलिसी जिसका मेन टारगेट काला धन था, उसने किसानों को इतनी चोट क्यों पहुंचाई? इसका जवाब उस चेन में है जिसे इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म कहते हैं। खेती कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो फैक्ट्री के कमरे में हो जाए। ये एक लंबा सप्लाई चेन है। कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। पेपर इसको ऐसे समझाता है कि एक किसान को फसल उगाने के लिए बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ट्रैक्टर का रेंट देना है, ये सब उसका इनपुट है। और ये सारी खरीदारी इंडिया में कैश में ही होती थी। हाँ, वहां कोई कार्ड थोड़ी चलाता है। सही बात। और जब फसल पक गई तो उसे मंडी तक ले जाने के लिए ट्रक वाले को भाड़ा देना है, खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को पैसे देने हैं, फिर होलसेल मार्केट में आढ़तियों के जरिए फसल बिकती है। ये आउटपुट हुआ। और गेस कीजिए, ये आउटपुट भी कंप्लीटली कैश में होता था। हो, मतलब बीज बोने से लेकर फसल के बिकने तक हर एक कड़ी सिर्फ और सिर्फ कैश के धाले से जुड़ी हुई थी। एकदम सही। तो जब मार्केट से कैश अचानक गायब हुआ तो ये पूरी चेन ताश के पत्तों की तरह ढहराशायी हो गई। बड़े किसानों को लोन मिलना बंद हो गया। कोऑपरेटिव बैंक्स, जिन पर पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र के किसान बहुत ज्यादा निर्भर थे, उनको तो शुरू में पुराने नोट जमा करने से ही रोक दिया गया था। और टाइमिंग भी तो देखिए, ये टाइम खरीफ की फसल की कटाई और रबी की बुवाई का था। एग्जैक्टली। कैश ना होने के चक्कर में खेत के मजदूरों को उनकी डेली वेज नहीं मिल पा रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे मजदूर काम छोड़कर अपने गांव वापस लौटने लगे और खेती का काम बीच में ही लटक गया। पेपर में कुछ स्टैट्स दिए हैं जो इस नुकसान को एकदम क्लियर कर देते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमारी इकोनॉमी के ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए का लगभग 45% हिस्सा बनाता है, वो सबसे बुरी तरह पिट गया। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। हम हर जगह जीडीपी सुनते हैं, लेकिन ये जीवीए को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये जीवीए क्या बला है और ये पेपर इसका यूज क्यों कर रहा है जीडीपी की जगह? सिंपल भाषा में बताऊं तो जीडीपी पूरे देश में बनी सारी गुड्स और सर्विसेज का फाइनल प्राइस है, लेकिन जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड ये बताता है कि इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर ने, जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर ने या सिर्फ इंडस्ट्री ने, कितना रियल वैल्यू ऐड किया है। इसमें से बनने की लागत को माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट देखने के लिए ज्यादा एक्यूरेट है? बिल्कुल। इसलिए जब देखना हो कि किस सेक्टर को कितनी चोट लगी, तो जीवीए बेस्ट पैरामीटर होता है। समझ गया। तो अगर हम एग्रीकल्चर जीवीए की बात करें तो पेपर कहता है कि कॉटन यानी कपास की आवक में भारी गिरावट आई। जो नॉर्मल दिनों में मंडी में रोजाना 1.5 से 2 लाख गांठें आती थी, वो अचानक गिरकर सिर्फ 30-40 हजार पर आ गई। और सप्लाई इतनी कम हो गई तो कीमतें तो बढ़नी ही थी। एक ही हफ्ते में कॉटन के दाम 9% बढ़ गए थे। और हाल सिर्फ कॉटन का नहीं था, सब्जियों और फलों का मार्केट तो और भी बुरी तरह हिट हुआ। एग्रीकल्चर के टोटल जीवीए का 61% हिस्सा बस सब्जियों और फलों से ही आता है। हाँ, और ट्रांसपोर्ट वालों के पास डीजल भरवाने के लिए या टोल देने के लिए कैश नहीं था, तो ट्रक चले ही नहीं।
किसानों की सब्जी मंडी तक पहुंची ही नहीं और सेल्स 25 से 50% तक गिर गई। ये तो हुई एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात। पर जब मैं इंडस्ट्री वाला हिस्सा पढ़ रहा था पेपर में, तो एक चीज ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया। क्या हुआ? देखिए, पेपर कहता है कि इंडस्ट्री तो पहले से ही थोड़ी डाउन थी और इस झटके ने उसे और गिरा दिया। नवंबर में सीमेंट की सेल्स आधी रह गई और ऑटोमोबाइल सेल्स में 5.48% की गिरावट आई। हाँ, ये डेटा तो है। तो मेरा सवाल ये कि लोग सीमेंट की बोरियां या नई कार खरीदने के लिए तो 500 के नोट के बंडल लेकर नहीं जाते ना शोरूम्स में। फिर इन दोनों सेक्टर्स में अचानक से इतनी भारी गिरावट कैसे आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इकोनॉमी के जुड़े हुए तारों को समझना पड़ेगा। देखिए, सीमेंट की सेल्स डायरेक्ट जुड़ी हुई है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। हाँ, और इंडिया का रियल एस्टेट बहुत हद तक कैश पर चलता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बिल्डर्स के पास साइट पर काम करने वाले मजदूरों को देने के लिए या रेत, ईंट ऐसी कच्ची सामग्री मंगवाने के लिए कैश था ही नहीं। ओह, तो साइट पर काम ही बंद हो गया। बिल्कुल, मजदूर को पैसा नहीं मिला तो काम रातों रात रुक गया। जब बिल्डिंगें नहीं बन रही तो सीमेंट कौन खरीदेगा? मांग वही खत्म हो गई। क्या बात है, चेन रिएक्शन। और ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या कनेक्शन था? ऑटोमोबाइल में दो चीजें एक साथ हुई। पहला तो रूरल एरियाज में लोग ट्रैक्टर या बाइक मोस्टली कैश देकर ही खरीदते हैं, तो वहां मांग गिर गई। और दूसरा था साइकोलॉजिकल एसआर। एक ऐसी अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया था कि लोगों को पता ही नहीं था कल हाथ में पैसा आएगा या नहीं। तो ऐसे डर के माहौल में लोग कार जैसी बड़ी चीज खरीदने का डिसीजन आगे के लिए टाल देते हैं। मेक सेंस। इस सब को मेजर करने के लिए पेपर एक इंडेक्स की बात करता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई। सर्विस सेक्टर, जो हमारी जीडीपी का 60% है, उसका पीएमआई अक्टूबर के 54.5 से लुढ़क कर नवंबर में 40.7 पर आ गया था। हाँ, और जो लोग इस पीएमआई वर्ड से फेमिलियर नहीं है उन्हें बता दूं कि एक सर्वे होता है जो कंपनीज के परचेजिंग मैनेजर्स से किया जाता है। अगर ये नंबर 50 से ऊपर है मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, और 50 से नीचे मतलब बिजनेस श्रिंक हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो 44 से गिरकर 46 पर आना कोई छोटी बात नहीं थी। जून 2015 के बाद ये पहली बार था जब इंडेक्स 50 से नीचे गया था। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब सर्विस सेक्टर में आते हैं और सबने इस झटके को महसूस किया। बाप रे। तो इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, इस सब के पीछे आखिर टारगेट्स क्या थे और क्या वो जमीनी हकीकत में बदल पाए? सोर्सेज मेनली 3 टारगेट्स की बात करते हैं। काले धन पर प्रहार, नकली नोटों यानी FICN के नेटवर्क को तोड़ना और रियल एस्टेट जैसे कैश हेवी सेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी लाना। और ये पेपर इन टारगेट्स के रिजल्ट पर बहुत क्लियर एनालिसिस देता है। देखिए, जब काले धन की बात आती है तो आम आदमी को लगता है कि सारा काला पैसा बोरियों में या गद्दे के नीचे कैश की फॉर्म में रखा है। फिल्म्स में भी तो यही दिखाते हैं। का एक बहुत ही छोटा हिस्सा कैश में रखा जाता है। ज्यादा बड़ी चोरी तो प्रॉपर्टी, गोल्ड या फॉरेन अकाउंट्स में इन्वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद सरकार को लगता था कि करीब 4.6 लाख करोड़ रुपए का कालाधन सामने आ जाएगा जो बैंकों में वापस नहीं आएगा। हाँ, अनुमान तो यही था, पर हम सब जानते हैं कि लगभग 99% पुरानी करेंसी बैंकों में वापस आ गई थी। सही कहा। अच्छा, पेपर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और हम इसे स्ट्रिक्टली सिर्फ इस एकेडमिक पेपर के दावे के रूप में ही रख रहे हैं। इस पॉलिसी का असर पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भी पड़ा था। 2017 में जो चुनाव आने वाले थे, स्पेशली पंजाब और यूपी में, वहां रैलीज और प्रचार में कैश का बड़ा रोल होता है। पेपर कहता है कि वहां पॉलिटिकल पार्टियों को कैश की कमी से झटका लगा। साथ ही पेपर ये भी पॉइंट आउट करता है कि जम्मू कश्मीर और नक्सल अफेक्टेड एरियाज में फेक करेंसी के थ्रू जो टेरर फंडिंग होती थी उसमें भी कुछ टाइम के लिए ठहराव जरूर आया था, क्योंकि उनका नया कैश नेटवर्क एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। इन सब के पीछे एक ऐसी चीज हुई जो शायद सोची नहीं गई थी, पर वो एक मैसिव बिहेवियरल चेंज था। लोगों के पास कैश नहीं था, ऑप्शंस थे नहीं, तो मजबूरी में ही सही देश अचानक से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मुड़ गया। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो लोग डिजिटल पेमेंट से डरते थे, जिनको लगता था अरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, वो अचानक ठेले वालों के पास QR कोड स्कैन करने लगे। पेटीएम और ओला मनी जैसे वॉलेट्स का यूज आसमान छूने लगा। उसने तो जैसे आने वाले कल की नींव रख दी थी, जो हम आज भी हर दुकान पर देखते हैं। खैर, अब उन नए नोटों की बात करते हैं जो पुराने नोटों की जगह लाए गए थे। RBI सर्कुलर इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। वो 2000 रुपए का नया नोट, मजेंटा रंग का। हाँ, और उसके पीछे मंगलयान बना था। बिल्कुल,
और जो 500 का नया नोट था वो स्टोन ग्रे कलर का था, जिसके पीछे लाल किला बना था। इन नोटों में एक फीचर बहुत अच्छा था। इन्हें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। वो कैसे? 2000 के नोट में राइट साइड पर एक उभरा हुआ रेक्टेंगल था और दोनों साइड पर 7 ब्लीड लाइंस थीं। 500 वाले में 5 लाइंस थीं। इन्हें इंटैलियो यानी उभारे हुए प्रिंट में बनाया गया था ताकि कोई भी छूकर नोट को पहचान सके। ये डिटेल तो काफी थॉटफुल थी, पर एक सवाल अभी भी है। अगर हम उसी गाड़ी वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं, आपने चलते गाड़ी के टायर निकाल तो दिए, पर डिक्की में जो नए टायर थे उनका साइज ही फिट नहीं बैठ रहा था। मतलब 500 और 1000 के नोट हटाकर मार्केट में सीधा 2000 का नोट ले आना, जबकि बीच का कोई नोट एडिक्वेट क्वांटिटी में था ही नहीं। ये कैसा लॉजिक था? कोई आदमी अगर 2000 का नोट देकर 100 रुपए की सब्जी लेगा तो दुकानदार उसे 1900 रुपए छुट्टे कहां से देगा? आपने सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक्स में पैसे के 2 मेन काम होते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी बचाकर रखना और मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी रोज का लेन देन करना। हाँ, 2000 का नोट वैल्यू स्टोर करने के लिए तो बढ़िया था, पर लेन देन के लिए पूरी तरह फेल हो रहा था शुरू में। जब तक नए 500 के नोट मार्केट में ठीक से नहीं आए, उस 2000 के नोट ने रोज की खरीदारी को आसान करने के बजाय और मुश्किल कर दिया था। और इसका सीधा असर हमारी जीडीपी की स्पीड पर पड़ा, है ना? बिल्कुल। पेपर बताता है कि कुछ रेटिंग एजेंसीज ने उस साल जीडीपी ग्रोथ में करीब 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट का एस्टिमेट लगाया था। और जो लोग इस टर्म से फेमिलियर नहीं है, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, तो 40 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ करीब 0.4% का ड्रॉप। सही बताया। और शुरू में ये डिप दिखा भी था, लेकिन पेपर ने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि आगे चलकर जब लिक्विडिटी आएगी, एटीएम्स नॉर्मल होंगे और प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो रिकवरी भी उतनी ही तेजी से होगी। और बाद में ग्रोथ 8 या 7% के आसपास आई भी। हाँ, इकोनॉमी ने बाउंस बैक जरूर किया था। तो इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो एक बात क्लियर है, 2016 की वो 8 नवंबर की रात सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं थी। उसने देश के हर हिस्से को टच किया। एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर बिल्डर्स तक सब उस लिक्विडिटी शॉक में फंस गए थे। और इसने सच में हमें एक डिजिटल दुनिया में पुश कर दिया, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना हो। यह सिर्फ नंबर्स का नहीं, लोगों के बिहेवियर का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। सही कहा। अब इस चर्चा को एंड करने से पहले एक बहुत ही डीप थॉट है जो इस रिसर्च पेपर की लाइंस के बीच छिपा है, पर शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते। पेपर में एक लाइन है कि कैश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ट्रांजैक्शंस को अनोनिमस रखता है। हाँ, अनोनिमिटी, ये सच में एक डीप पॉइंट है। जरा सोचिए इस बारे में। जब आप कैश देते हैं तो उस खरीदारी का कोई पेपर ट्रेल नहीं बनता, पर जब हम कैश छोड़कर पूरी तरह डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हर चाय के कप, हर बस टिकट का एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है पूरा। वही तो क्या हम कन्वीनियंस और ब्लैक मनी को मिटाने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल आज़ादी और प्राइवेसी किसी बड़े सर्वेलेंस सिस्टम को सौंप रहे हैं? उस रात जब गाड़ी के टायरों बदले जा रहे थे तो क्या सिर्फ रबर ही नया नहीं लगा था, बल्कि उस गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक जीपीएस ट्रैकर भी लगा दिया गया था जो अब हमेशा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा। ये सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनते रहिए द डीप डाइव।